हेलो फ्रेंड्स, मैं सी पुनेट आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन की, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है प्रोफेशनल के केसेस में। राइट, आज की हम डिस्कशन करने जा रहे हैं सेक्शन 44 एडीए के बारे में। सेक्शन 44 एडीए इनकम टैक्स एक्ट 1961 के बारे में, जो कि प्रोफेशनल को जो है स्पेसिफाइड प्रोफेशंस के केस में यूज होता है और वहां पे हमें बेनिफिट देता है प्रिजम्पटिव बेसिस पे टैक्सेशन के बारे में। इसके क्या प्रोविजन है, क्या लिमिट्स हैं, उसको हम डिटेल में आज डिस्कशन करेंगे। राइट, तो ये सबसे पहले ये सेक्शन 44 एडीए कहता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन अंडर सेक्शन 28 टू 44 सी। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर अलग अलग चैप्टर्स बनाए गए, जिसमें से चैप्टर इनकम अंडर हेड पीजीबीपी के प्रोविजन हमारे सेक्शन 28 से शुरू हो जाते हैं। तो इसमें यही बात कही गई है, 28 से लेकर 43 तक जितने भी प्रोविजंस हैं, वो जो भी कहते हैं उसको ओवरराइड करता है सेक्शन 44 एडीए, और वो एप्लीकेबल करता है अपने अपने जो प्रोविजन है उसको। कहता है अगर आप 28 से लेकर 43 सी को भूल जाइए, और जो 44 एडीए के हिसाब से जो है आप टैक्सेशन को कर सकते हैं। इसका बेनिफिट कौन कौन ले सकता है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। इंडिविजुअल पार्टनरशिप फॉर्म्स, इंडिविजुअल पार्टनरशिप फॉर्म रेजिडेंट होनी चाहिए। राइट, लेकिन एलएलपी जो है इसका बेनिफिट नहीं ले सकती। एलएलपी जो है बिल्कुल भी 44 एडीए का बेनिफिट नहीं ले सकती। उसको कभी भी जो है प्रिजम्पटिव बेसिस पे वो अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर सकती। राइट, तो हमारे लिए हमें ध्यान रखना है कि इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फॉर्म दोनों के दोनों जो है 44 एडीए ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन एलएलपी जो है ऑप्ट 44 एडीए का बेनिफिट ऑप्ट नहीं कर सकती। इसके अलावा प्रोफेशनल्स, जो प्रोफेशनल्स 44 डबल ए में डाले गए हैं, 44 डबल ए किस लिए होता है, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के केसेस पे प्रोफेशंस के प्रोफेशनल स्पेसिफाइड प्रोफेशनल बताए गए हैं सबसेक्शन 1 के अंदर। तो वो सारे प्रोफेशनल जो है बेनिफिट ले सकते हैं सेक्शन 44 एडीए का। इसमें बहुत सारे प्रोफेशनल्स आ जाते हैं, आर्किटेक्ट आ जाते हैं, डॉक्टर्स आ जाते हैं, तो काफी सारे उसमें प्रोफेशनल्स हैं। उसको हमने सेपरेटली वीडियो में भी कवर किया है सेक्शन 44 डबल ए के बारे में, जहां पे हमने कंपलसरी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में चर्चा करी है। अगर आप वो वीडियो रेफर करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके जो है इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट के अंदर जो है आपको वो वीडियो मिल जाएगी। आप उसको डिटेल में देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि 44 ए के केस में किन किन केसेस में जो है मैंडेटरी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाना, और अगर नहीं बनाया, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना मैंडेटरी है और नहीं बनाया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। हमने वहां पे ये भी देखा कि 25,000 तक की उसमें पेनल्टी जो है इनकम टैक्स के एक्ट 1961 में पावर है कि 25,000 तक की पेनल्टी वहां पे लग सकती है। इसमें 44 एडीए में ग्रॉस रिसीट जो है 50 लाख से कम होगी इन अ प्रीवियस ईयर, तो ही हम 44 एडीए का बेनिफिट ले सकते हैं। 50 लाख से जो है रिसीट जो है कम होनी चाहिए। इसमें इस सेक्शन में क्या कहता है, इस सेक्शन में कहता है कि आपकी जो भी ग्रॉस रिसीट है, जितनी भी ग्रॉस रिसीट है उसका 50% जो है आप प्रॉफिट मान के, डीमिंग डीमिंग प्रॉफिट मान के जो है, तो उस प्रोफेशन से जो भी आपकी प्रोफेशन की रिसीट है, सपोज हम एग्जांपल के लिए समझते हैं अगर हमारी प्रोफेशन से रिसीट 10 लाख की है, तो ये सेक्शन कहता है 44 एडीए कहता है कि आप 50% जो है 50% या उससे ज्यादा जो है डीमिंग बेसिस पे जो है 44 एडीए के तहत जो है अपना प्रॉफिट मान सकते हैं। तो आपका प्रॉफिट जो है 5 लाख रुपए यहाँ पे डीम कर लिया जाएगा, मान लिया जाएगा। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है 50% ऑफ द ग्रॉस रिसीट और हायर सम क्लेम्ड टू बी अर्न बाय द एसएससी। अगर आपका 50% से ज्यादा है तो फिर वो वाली इनकम, अगर 50% से ज्यादा है तो वो वाली इनकम दिखानी पड़ेगी। 50% या मान लो आपका प्रॉफिट हो रहा है 55%, तो आपको 55% जो है वो प्रॉफिट अपना दिखाना होगा। राइट, तो ये सेक्शन कहता है कि आप डीमिंग बेसिस पे जो है 50% और हायर हायर सम क्लेम टू बी अर्न बाय द एसएससी शैल बी डीम्ड टू बी इनकम अंडर हेड पीजीबीपी। तो ये इनकम चार्जेबल हो जाएगी अंडर हेड पीजीबीपी। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया कि सेक्शन 30 से लेकर सेक्शन 38 तक जो भी डिडक्शंस अलाउ करी गई हैं अंडर इन पीजीबीपी हेड,
तो वो अलाउड नहीं होंगी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे सीधा ही 50% की जो है आपको डिडक्शन दे दी है, इसलिए कोई भी यहाँ पे लिखा गया नो फर्दर डिडक्शन शैल बी अलाउड। 50% डिडक्शन दे दी तो अब और भी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। इसमें लिखा गया है कि डेप्रीशिएशन इज डीम टू बी अलाउ, जो डेप्रीशिएशन का बेनिफिट लिखते हैं लेते हैं वो भी मान लिया जाएगा कि वो डेप्रीशिएशन भी 50% में इंक्लूड हो गया है, वो भी डेप्रीशिएशन का बेनिफिट भी दे दिया गया है। लेकिन यहाँ पे क्या है, WDV ऑफ द फिक्स एसेट जो है वो बरकरार रखनी होगी, हमें फिक्स एसेट का शेड्यूल बनाना होगा और फिर WDV जो है हर साल कंप्यूट करनी ही होगी, क्योंकि हो सकता है हम एक साल ADA 44 ADA ऑप्ट कर रहे हैं और हो सकता है अगले साल ना करें, तो अगले साल जब हम नहीं करेंगे और नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से कंप्यूट करेंगे तो वहां पे हमें WDV की रिक्वायरमेंट होगी डेप्रिसिएशन दिखाने के लिए, तो इसलिए जो है कंप्यूटेशन WDV की जो है वो तो हर साल बनेगी ही बनेगी, और अगर आप 44 ADA ऑप्ट करते हैं तो आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, राइट। और इसमें एडवांस टैक्स के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि एडवांस टैक्स में जो हमारी 4 इंस्टॉलमेंट या 3 इंस्टॉलमेंट होती है एज द केस में भी, वो हमारी यहाँ पे सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट रहती है, जो कि 15 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर हमारी इंस्टॉलमेंट बनती है। उस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से 15 दिन पहले 15 मार्च को जो है हमें अपनी इंस्टॉलमेंट देनी होती है। इसके अलावा यहाँ पे कहा गया कि पार्टनर रेम्युनरेशन, जो पार्टनर रेम्युनरेशन सैलरी इंटरेस्ट एसेट्रा एज पर 40B शेल नॉट बी डिडक्टेबल, ये भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, ये सारी डिडक्शंस नहीं मिलेगी। सेक्शन 40B के तहत जो हमारी बुक प्रॉफिट का जो हम निकालते हैं अगर 3 लाख तक, या फिर लॉस के केस में जो हमारी क्या लिमिट रहती है 1.5 लाख और 90%, और 3 लाख से ऊपर में हमारी लिमिट रहती है 40%। तो ये लिमिट जो हमारी सेक्शन 40B जो हमारे को लिमिट लगाता है पार्टनर रेम्युनरेशन सैलरी इंटरेस्ट के केस में, वो भी हमें अलाउ नहीं होगी, क्योंकि हम टोटली यहाँ पे प्रिजम्पटिव बेसिस पे ही चल रहे हैं, राइट। SSC क्लेमिंग प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन लोअर देन स्पेसिफाइड, अगर वो कहता है कि मेरा एसएससी कहता है कि मेरा यहाँ पे 50% की आप लिमिट लगा रहे हो, लेकिन मेरा एक्चुअल प्रॉफिट जो है 50% से भी कम है, वो कहता है मेरा 40% का ही प्रॉफिट है, तो वो गवर्नमेंट कहती है ठीक है, अगर आप कहते हो कि कम है तो उस केस में ठीक है, आप क्या करो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन कर लो, 44AA के तहत अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर लो और उसकी ऑडिट करा लो। तो दोनों केसेस में अगर आप ये करा लेते हो तो उस केस में जो है हम मान लेंगे कि आपकी 40% ही है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसका कंक्लूजन ये है कि सेक्शन 44AA की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेक्शन 44AB की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम 44ADA ऑप्ट कर रहे हैं। और अगर हम 44ADA ऑप्ट नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमारा जो है प्रॉफिट कम है, तो हम सेक्शन 44AA के हिसाब से हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करनी पड़ेगी और 44AB के हिसाब से हमें ऑडिट भी करानी पड़ेगी, दोनों के दोनों हमें ये करके चलना पड़ेगा। अगर हम 44AD ऑप्ट करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो फिर उस केस में हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करनी होगी और साथ में ऑडिट भी करानी पड़ेगी, राइट। तो इस तरीके से जो है हमें चलना होगा अगर हम 44ADA का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो ये हमारी डिस्कशन रही 44AD के ऊपर। अगर फर्दर आपकी इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप जो है कमेंट बॉक्स पे मेल जो है मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं techsgupshup@gmail.com पे आप अपनी क्वेरी मेल कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज की डिस्कशन को क्लोज करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।